तो आज मैं फिर से आपके सामने आया हूं और आज की बातचीत जो पिछले कुछ लेक्चर हमने कवर किए उनके आधार पे ही होगी, है ना। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर्स की बात करूं तो लेक्चर्स में मैंने कुछ बातें आपसे की, लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके आपसे बात की, इलेक्ट्रिक फोर्स को लेके आपसे बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके आपसे बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेके आपसे बात की। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं तो मैंने एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सिखाया, एक रिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सिखाया, एक लीनियर चार्ज की वजह से मूलभूत तरीके से, मूलभूत तरीके का मतलब यह है कि अगर आप एक बिंदु आवेश की वजह से या फिर एक पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना जानते हो, उसी के आधार पे मैंने किसी लीनियर चार्ज की वजह से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सिखाया। लीनियर चार्ज को जब आप लीनियर चार्ज की वजह से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने गए तो आपको एक बात पता चली, एक बात वहां पे निकल के आती है, यार वो जो कैलकुलेशन का वे है वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, मुश्किल लग रहा था। ओके, लीनियर चार्ज की वजह से या फिर आप एक लाइन को आर्क के फॉर्म में, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, रैंडम कोई एक आर्क बना के रख दे, उस सिचुएशन पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना, वो सारी बातें हमने डिस्कशन में ली थी। आज जिस पैटर्न को मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा, जिस बारे में आज हम यहां पे डिस्कशन करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो एनालिसिस है उसको थोड़ा सा आसान कर देता है। ठीक है, आसान कर देता है। और जो आज शब्द हमें सीखने हैं वो शब्द बेसिकली उसी को एक्सप्लेन करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन देने के लिए ही किया गया था। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको चीजें यहां पे क्लियर होंगी। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैंने आपसे कहा कि आपको मैं आज सिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक शब्द मैं आपको यह सिखाऊंगा और दूसरा सिखाऊंगा बेटा गॉस थ्योरम। क्या? गॉस थ्योरम। दूसरी बात हम जो करेंगे गॉस थ्योरम। आप कहोगे सर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बातचीत चल रही थी तो उसी में बने रहते ना, ये बीच में कहां से बात आ गई। एक्चुअली ये भी कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बेसिक एनालिसिस देगा, इसी से रिलेट करते ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे आगे धीरे धीरे करके चीजों को लेके बढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जान लेते हैं, उसके बाद हम गॉस थ्योरम को जानेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज सरफेस रीजन, एनी क्लोज्ड सरफेस रीजन, क्लोज सरफेस रीजन, यानी किसी क्लोज सरफेस रीजन के साथ एसोसिएटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें तो अगर यहां पे मैं एक चार्ज लूं, क्यों क्यों चार्ज लूं, तो आपको पता है कि इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। कैसे ड्रॉ की जा सकती है बेटा, कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही, इस प्रकार ऐसे जा रही होंगी कि नहीं, इस प्रकार से, क्लियर, ऐसे जा रही। अगर मैं चार्ज को एनक्लोज कर दूं, ऐसे बंद कर दूं किसी ज्योमेट्री से, इमेजिनरी ज्योमेट्री या फिर इमेजिनरी सरफेस, आपने क्या किया, एक इमेजिनरी सरफेस से इसको एनक्लोज कर दिया, इसको बंद कर दिया, तो आपको पता है अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद इट, तो आपको पता है कि आप क्या करोगे, सरफेस के साथ एसोसिएटेड सारी जितनी फील्ड लाइंस है उनको मेजर करने की कोशिश करोगे, करोगे कि नहीं, है ना। हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद दिस रीजन, तो आपको पता है आप उन्हें मेजर करोगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके साथ एसोसिएटेड है।
आप मुझसे कहोगे कि सर क्या सच में एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है, तो मैं कहूंगा नो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल और केवल लाइन ऑफ फोर्स है। मतलब यहां पे जब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की जाएगी तो उससे ये पता चलता है कि उस डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज, यानी उस पोजीशन पे, उस लाइन पे कहीं पे भी चार्ज अगर लग रहा हो तो उस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। वो लाइन ऑफ फोर्स है, मतलब वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है ना। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद एनी क्लोज सरफेस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस क्लोज सरफेस रीजन के साथ अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेजर कर ले तो उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहने लग जाएंगे। क्या कहने लग जाएंगे बेटा? उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहने लग जाएंगे। क्लियर? ठीक है। अब इसे मेजर कैसे किया जाए, देखते हैं, मेजर करते हैं। मेजर करने के लिए क्या करो, जैसे आपके पास कोई चार्ज था, इसे एनक्लोज कर दिया आपने ऐसे। अगर मैं इसमें एक स्मॉल सरफेस रीजन कंसीडर कर लूं तो आपको पता है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे गुजर रही होगी ऐसे। इसका जो सरफेस एरिया है, जैसे डीएस, स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर कर लिया। मतलब आपने क्या किया, एक पूरा लूप कंसीडर किया जो आपने एनक्लोज किया था, एनक्लोज लूप। ये आपके पास एक इमेजिनरी सरफेस है जिसकी हेल्प से आपने इस चार्ज को ऐसा बंद किया था। उसमें एक आपने स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर किया और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, मान लेते ई। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको कभी भी कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करोगे, ई टी, यानी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मल्टीप्लाई आप किसके साथ कर दोगे, उस सरफेस एरिया के साथ कर दोगे, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पता चल जाएगा। अब आपको पता है कि आप कैलकुलेट करने जा रहे हो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नंबर मतलब हम मैग्नीट्यूड, यानी 2 3 4 5 10 10 50 100 200 ये सब नंबर्स हैं। और आपको पता है जब केवल नंबर यानी मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब वहां डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है। और अगर डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही थी इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी है, ई एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे बताओ क्या मैं इसको ई डी एस कॉस थीटा लिख सकता हूं डी फाइव बी, है ना? क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पे आपको स्केलर जब मिले, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पे स्केलर जब आप मिले तो आपको पता है इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो कई जगह अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है तो जनरली स्टूडेंट ये बोल देते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज द मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। How can you calculate? How will you calculate the electric flux associated with any of the surface region? It should be like this. Okay? अब मान लेते हैं आप यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मानते हैं, तो आपको पता है इसके साथ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएट होंगे। यहां पे भी आपने एक स्मॉल सरफेस एरिया डीएस कंसीडर कर लिया। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, मान लेते हैं ई डैश है, तो यहां पे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, डी फाई डैश, दैट इज इक्वल टू ई डैश डॉट डीएस। आप ऐसे कैलकुलेट कर लो। तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ जाए, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ जाए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे ही छोटे छोटे स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करोगे और रिजल्ट बनाओगे E1 डॉट ds प्लस E2 डॉट ds प्लस E3 डॉट ds एंड सो ऑन। इस टाइप से आपको पता है टोटल फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा कि नहीं, इस टाइप से आप कैलकुलेट। तो आपको पता है कि अगर आपने एक ऐसा सरफेस ड्रॉ किया जिसके हर सरफेस के हर एरिया में, सरफेस में जो स्मॉल एरिया या फिर स्मॉल रीजन कंसीडर किए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर अलग अलग है तो आप इस प्रकार से फ्लक्स को कैलकुलेट करोगे। अगर यही कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता, क्या होता बेटा, आप एक चार्ज लेते और चार्ज को ऐसे एनक्लोज करते। अगर मैं आपसे पूछता कि यहां पे इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कैलकुलेट करो तो आप स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करते, उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स आप कैलकुलेट करते, उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स।
एरिया कितना है, ds है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E है। तो अब मुझे बताओ यहां पे फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स आएगा d फाई इज इक्वल टू E ds, इतना आता कि नहीं। अगर मैं यही सरफेस एरिया यहां पर कंसीडर करता, इस जगह पर कंसीडर करता, तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स अगर आपको कैलकुलेट करना होता तो आप सिंपली क्या करते, आप यहां पे भी एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, ds, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E है, बिकॉज ऑफ चार्ज से ये दूरी और ये दूरी सेम है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम और दूरी सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगी यहां पे। तो आप देख पा रहे हो, बात नोटिस कर रहे हो, इसके हर सरफेस पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद स्मॉल सरफेस रीजन इज EDS। सो EDS 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 EDS, और आपको सबको पता है, सबको अगर ऐड कर दोगे तो टोटल फ्लक्स आपके पास कितना आएगा। टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ EDS, जैसे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDS, इससे आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो मुश्किल क्या है, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको बताया कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड with any of the closed surface region is called electric flux. And how will you calculate the electric flux? The first way is this and the second way is this. ये वे जो है, इसमें आप देख पा रहे हो कि जो आपने सरफेस रीजन कंसीडर किया उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग है, तो फ्लक्स आप कुछ इस टाइप से कैलकुलेट करोगे। आपको पता है अगर इस सरफेस की बात करें तो यहां पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, दैट्स व्हाई ये आपने कर दिया। तो तरीका कौन सा आसान है, ये वाला या फिर ये वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना? ये वाला आसान है, एक जगह कैलकुलेट करो, इंटीग्रेट कर दो, एरिया पता है आपको, 0 से लेके 4 पाई r स्क्वायर तक आप इसे इंटीग्रेट कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्लक्स कैलकुलेट करने के और तरीके देखते हैं। बाई चांस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से, और आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा, दिस इज द यूनिफॉर्म प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब है बेटा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, और मैंने एक सरफेस रीजन कंसीडर किया, इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, यानी एरिया की डायरेक्शन किधर की तरफ है, इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर की तरफ है बेटा, इधर की तरफ है। तो अगर मुझे इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपल यहां पे मैं EA cos थीटा, मुझे यहां पे स्मॉल सरफेसेस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, तो आपको पता है EA cos थीटा, और यहां पे आपको थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दिख रहा है, दैट्स व्हाई ये E into A आ जाएगा। इट्स अ फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस इमेजिनरी सरफेस रीजन, इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, और देख लेते हैं, अगर आपके पास फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे, यूनिफॉर्म फील्ड प्रेजेंटेशन, इज दिस ओके और नॉट, और आपके पास यहां पे जो एरिया आपने कंसीडर किया वो ये मान, तो एरिया की डायरेक्शन कौन सी है, ये है, क्लियर, देख लो बेटा, है ना, ये आपने एरिया की डायरेक्शन मान ली, एरिया की डायरेक्शन आपने ये कंसीडर कर ली, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, ये है, ये एंगल थीटा है, तो यहां पे फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, यहां पे फ्लक्स आप EA cos थीटा से कैलकुलेट कर लेंगे, EA cos थीटा से कैलकुलेट कर लेंगे। यार ये डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस में, मतलब जो मैंने अभी तक आपको कंप्लीट ऑब्जर्वेशन दिए हैं, उसमें एक बात बार बार निकल के आ रही है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रीजन आपने कंसीडर किया उस रीजन में अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, तो फ्लक्स फाइंड आउट करना मुश्किल बात नहीं। थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे आपको डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट यहां पे मिल जाएंगे। इसको कुछ ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है, मैं दोबारा से ड्रॉ करके बता देता हूं। जैसे आपने एक रीजन कंसीडर किया, ये इमेजिनरी रीजन की डायरेक्शन इधर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लेते इधर की तरफ जा रही है, बात एक ही थी, उसमें मैंने एरिया की डायरेक्शन को अलग ले लिया, और इसमें ये एंगल थीटा है, तो फ्लक्स, तो आपको पता है कि आपने जो फील्ड लाइंस ड्रॉ की वो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब आपको पता है कि इस इमेजिनरी सरफेस रीजन में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, दैट्स व्हाई फ्लक्स कैलकुलेट करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे आपको डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिल जाएंगे। तो फ्लक्स कैलकुलेट, यानी फ्लक्स कैलकुलेशन हमें इस सिचुएशन में या फिर इससे पहले वाली सिचुएशन में सभी में कैलकुलेट करना था, लेकिन आसान कहां पे था, आसान तब था जब आप
एक ऐसा सरफेस रीजन ड्रॉ कर पा रहे थे जिसके में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, वहां पे फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान। लेकिन अगर आप एक ऐसा सरफेस रीजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो जिसके सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं है, तो आपके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है, मुश्किल। क्लियर है? तो अभी तक जो हमने बातें की वो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ एसोसिएटेड नंबर ऑफ क्लोज सरफेस रीजन और क्रॉस सेक्शन रीजन, उसके साथ एसोसिएटेड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उन्हें मेजर करना, उनके नंबर्स को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हो। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है बेटा? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, फिर आपने कहा कि चलो एक सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। सिचुएशन ये है कि चार्ज है, इसको एनक्लोज कर देते हैं। इनक्लोज करने के लिए मैं इस टाइप की सरफेस को कंसीडर कर सकता हूं। जब मैंने इस टाइप की सरफेस कंसीडर की तो मेरे पास मुझे कैलकुलेट करने में मुश्किल हुई, लेकिन जब मैंने इसी को एनक्लोज कर रहा स्फीयर के थ्रू, तो आपको पता है यहां पे फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान हो गया। उसके बाद मैंने एक दो सिचुएशन और ड्रॉ की और इन सिचुएशन में साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे और यहां पे भी फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान है, फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान है। चलो एक सिचुएशन और ड्रॉ करते हैं, वो सिचुएशन ये है और फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से जा इस प्रकार से, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्शन कौन सी है? आपको साफ साफ एक बात नोट यहां पे देख सकते हो, यहां पे एक बात देख सकते हो कि जो यहां पे मैं फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं वो एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। कैसे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। आप कहोगे सर कैसे पता चला आपको? मैंने कहा था कि जब स्पेसिंग अलग अलग हो, पैरेलल हो, स्पेसिंग अलग अलग हो, तो एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। इसका मतलब इस सरफेस जो आपने कंसीडर किया है, ये जो सरफेस कंसीडर किया है, इसमें हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होगी। तो आपको पता है छोटे छोटे पार्ट के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ईडीएस 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 ईडीएस, फिर सबको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं आपको बेसिकली समझाना ये चाहता हूं बेटा कि यार फ्लक्स कैलकुलेट करना आपको मुश्किल तब पड़ जाता है जब आप एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करते हो, ऐसा इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हो जिसके सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग हो, उस सिचुएशन। तो इसी बात को आसान करने के लिए एक साइंटिस्ट एक थ्योरम आई जिसका नाम रखा गया गॉस थ्योरम। क्या बेटा? गॉस थ्योरम। इस बात को आसान करने के लिए आप गॉस थ्योरम को रीड करते हैं। तो गॉस थ्योरम बेसिकली था क्या, मैं बताता हूं आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है इस कॉन्सेप्ट से, तो लिखा है इन्होंने क्या? द फ्लक्स एसोसिएटेड 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 विथ एनी closed surface region closed surface region is always equal to q in या फिर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू इन। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान से सुनना। देखो अभी तक मैं फ्लक्स की बात कर रहा था और फ्लक्स की जो बातचीत मैंने की उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग भी गया हो, लेकिन ये बात जो सिखाने जा रहा हूं ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेशन की। The flux associated with any of closed surface region is always be equal to 1 upon epsilon naught times of q in। मतलब क्या है, इनका कहना है कि अगर आपके पास कोई चार्ज है और इसको आप किसी भी गॉसियन सरफेस रीजन से या फिर किसी भी रीजन से एनक्लोज कर दो, किसी भी टाइप के सरफेस से आप इसको बंद कर दो, तो इसके साथ इस बंद सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स हमेशा q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। q in की वैल्यू कितनी है? इस सरफेस के अंदर आप चार्ज कितना बेटा? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर बाय चांस आप कहोगे कि सर अगर इस चार्ज को
ऐसे इनक्लोज कर दिया जाता तो तब फ्लक्स कितना होगा? तब भी आपने क्या करना है बेटा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाए। एप्सिलॉन नॉट है क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो इसके अकॉर्डिंग भी आंसर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, इसके अकॉर्डिंग भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि अंदर इसके अंदर कितना चार्ज रखा है क्यू, इसके अंदर भी कितना चार्ज रखा है वो है क्यू, तो दोनों के साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो दोनों के लिए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। इसका मतलब गॉस ने एक बात यहां पे एक्सप्लेन कर दी, बेसिकली देखा जाए इंडिपेंडेंसी ऑफ सरफेस एरिया, इंडिपेंडेंसी ऑफ सरफेस एरिया। बेटा किस सरफेस से आप उसे इनक्लोज कर रहे हो इस बात से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है, अंदर चार्ज कितना रखा हुआ, मतलब सरफेस एरिया डिपेंडेंसी नहीं होती है। अगर मैं पूछूं हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द सरफेस रीजन, दैट शुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस रीजन, दैट शुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर दोनों के चार्ज सेम है। चलो एक दो सिचुएशन पे इसको सॉल्यूशन में लेते हैं। अगर मैं उससे बोलूं कि एक चार्ज ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, और आपने क्या किया, इसको एक सरफेस से इनक्लोज कर लिया, तो हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस रीजन, दैट शुड बी इक्वल टू, अंदर कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप मुझे बताओ वो जो ईडीएस वाला कॉन्सेप्ट था वो यहां पे लगाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं तो उसमें अगर बाई चांस ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आप क्या करते, आप एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करते, फिर सभी चार्जेस की वजह से वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकल रही है उन्हें कैलकुलेट करते, ऐसे ही सरफेस से बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल सरफेस रीजन लेते और सभी की वजह से फ्लक्स कैलकुलेट करके आप कंप्लीट ऐड करते। लेकिन गॉस ने इस बात को बहुत आसान कर दिया कि सिंपली आप एक बात पे फोकस करो, अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है और अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इस बात से ये पता चल जाएगा कि उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, एंड हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस closed surface region, the answer should be Q1 plus Q2 plus Q3 upon epsilon naught. And अगर मैं यहां पे फिर से सिचुएशन लू Q1, Q2 एंड Q3 और मैं इसे कुछ इस टाइप के सरफेस से इनक्लोज कर देता हूं, तो हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट इज, तो द आंसर शुड बी Q1 प्लस ऑफ Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब यह है कि गॉस थ्योरम अप्लाई करने के बाद आपको एक बात फोकस करना है कि यार अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, उसी से फ्लक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। एरिया किस सरफेस से आपने उसको इनक्लोज किया इस बात से कोई मतलब नहीं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? बातें क्लियर हैं आपको? ठीक है, चलो अब समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग। इस बात को पहले तो प्रूफ करते हैं, पहले तो प्रूफ करते हैं, है ना, यानी प्रूफ ऑफ प्रूविंग ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम को प्रूव करते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जैसे ये चार्ज है और इसको एनक्लोज कर दिया आपने स्फीयर से, और मैं उसी तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा जिस तरीकों को हम पहले पढ़ चुके। तो उसके लिए क्या करते थे, उसके लिए बेटा क्या करते थे, आप एक स्मॉल सरफेस रीजन कंसीडर करते थे, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए ऐसा कुछ, इसका एरिया कितना है बेटा ds, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है E। तो फ्लक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता था, फ्लक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता था बेटा इंटीग्रेशन ऑफ E ds। अगर ये रेडियस r है तो सरफेस एरिया 0 टू 4 पाई r स्क्वायर तक अपन इंटीग्रेट कर दोगे। आपको पता है कि Q से R दूरी पर, यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर ऑफ ds एंड 0 टू 4 पाई R स्क्वायर। कांस्टेंट पार्ट आप बाहर निकाल लो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds 0 टू 4 पाई R स्क्वायर। तो जब ds को आप इंटीग्रेट करोगे तो ds इंटीग्रेट होके s आएगा, और आपको पता है कि s आएगा तो यहां पे आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इनटू 4 पाई R स्क्वायर, लिमिट प्लेस कर दोगे तो 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यानी अगर आप बेसिक वे में, जो आपके पास जनरल मेथड था, अगर मैं जनरल मेथड से फ्लक्स कैलकुलेट करना यहां पे बताऊं, तो जनरल मेथड से जब आपने फ्लक्स कैलकुलेट किया तो रिजल्ट कितना आया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है कि अगर आप इससे गॉस थ्योरम के कॉन्सेप्ट से देखें तो ये कैलकुलेशन नहीं करते, फिर भी इसका आंसर आप कितना दे सकते थे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात यहां से प्रूव होती है कि या तो आप गॉस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट रिजल्ट बना लो, ऑर्डिनरी वे में आप इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट वही आएंगे जो गॉस स्टेटमेंट। एक्चुअली गॉस ने बैकएंड पे कुछ ना कुछ इसकी थ्योरी क्रिएट की होगी, मैथमेटिक्स क्रिएट की होगी, तभी उन्होंने डायरेक्ट आंसर्स आपको दे दिए। आंसर्स तो आप हम उसी आंसर्स का यूज करते हैं, उसी कंप्लीट एनालिसिस का यूज करते हैं कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द क्लोज सरफेस रीजन इज ऑलवेज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ओके, एक दो एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बेटा कुछ एग्जांपल। एग्जांपल क्या? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक क्यूब है, ये एक क्यूब, ये क्यूब इमेजिनरी क्यूब, और इसके अंदर एक चार्ज रख देते, क्यों? तो मेरा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द सर्फेसेस, द फ्लक्स एसोसिएटेड, द फ्लक्स एसोसिएटेड with all of the surfaces, all of the surfaces, all of the surfaces। तो आपको पता है गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम कहती है सिंपली बात, वो किस सरफेस से आपने उसे ढक रखा है इससे कोई मतलब नहीं, फ्लक्स सिंपली कितना आ जाएगा बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी सभी सरफेसेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कितनी फेसेस अगर मैं क्यूब की बात करूं तो एक फेस आपके पास ये है, दूसरी फेस है, तीसरी, चौथी, ऐसी 6 फेसेस होती है। तो अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं ना, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन ऑफ इट्स फेज, द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन ऑफ इट्स फेज, वन ऑफ इट्स फेज, the answer should be Q upon 6 epsilon naught, because of Q upon 6 epsilon naught, Q upon 6 epsilon naught, Q upon 6 epsilon naught सभी सरफेसेस के साथ, तो आपको पता है टोटल कितना हो जाएगा, Q upon epsilon naught। ठीक है, अब मैंने चार्ज की पोजीशन को रिप्लेस कर, पोजीशन को चेंज कर दिया। अब आपको पता है सिचुएशन क्या है, सिचुएशन आपके पास कुछ ये है, देखो ये क्यूब है, ये क्यूब है, और इसके एक फेस पे मैंने चार्ज को रखा। और अगर मैं अब पूछता हूं कि हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्यूब, आप उसे कैसे कैलकुलेट करोगे? मैं बोलूं कि हाउ मच फ्लक्स, अब जो चार्ज है वो अंदर नहीं रखा हुआ है, एक सरफेस पे रखा हुआ है, एक फेस पे रखा हुआ है। तब मैं आपसे पूछूं हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्यूब, तो आप एक बात समझने की कोशिश करो। आपको पता है कि अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब में टॉप ऑफ द सरफेस पे आपने किसी चार्ज को रखा है। अगर मैं सेम क्यूब बिल्कुल ऊपर इसके रख दूं, ऐसा मानो कि मैंने एक दूसरा क्यूब इसके जस्ट ऊपर रख दिया है, क्या इस सरफेस के जस्ट ऊपर रख दिया है, तो क्या वो चार्ज एक क्यूब और दो क्यूब के बिल्कुल बीच में आ जाएगा कि नहीं? देखो दूसरा सरफेस आपने माना है, दूसरा क्यूब आपने माना है, नीचे वाला भी क्यूब इमेजिनरी था, तो इसका मतलब अब वो चार्ज दो क्यूब्स के बीच में आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विथ बोथ ऑफ द क्यूब, द आंसर शुड बी Q upon epsilon नॉट, बिकॉज ऑफ दोनों क्यूब के अंदर चार्ज कितना रखा है, क्यूब। एक क्यूब के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, दैट इज Q upon 2 epsilon नॉट। आपको पता है सिंपली मैं इसके ऊपर एक सरफेस पे रख दूं एक क्यूब और इतना ही साइज का रख दूं, तो दोनों के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, दैट इज Q upon epsilon नॉट। सो हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्यूब, दैट्स Q upon 2 epsilon नॉट, हाफ। यानी अब आप इसका आंसर देंगे, द फ्लक्स
associated with this imaginary section, the answer should be equal to q upon 2 epsilon, q upon 2 epsilon naught. क्लियर है? क्लियर बेटे? ये सिचुएशन है। अब मैं सिचुएशन को थोड़ा सा और चेंज करता हूं, और चेंज करके मैं कहां पे लेके जाऊंगा, देखो आप, अगर आपके पास क्यूब है, फिर से देख लेते हैं क्यूब, एक क्यूब, और अब मैंने क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज को रखा, तो आप दिमाग लगाओ कि अब मैं आपसे पूछूं कि इस क्यूब के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, तब आप क्या आंसर देंगे? आप सिंपली पूछूं कि यार इस क्यूब के कॉर्नर पे मैंने एक चार्ज प्लेस कर दिया है, और अब मैं पूछता हूं हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्यूब, तब आपके दिमाग में क्या बातें चलेंगी, कैसे सोचेंगे आप इस चीज? कोई नहीं, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं तो देखो कि यार ये जो क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ बाहर की तरफ भी जा रही होंगी कि नहीं? कुछ बाहर, क्योंकि आपको पता है वो बिल्कुल बाहर रखा हुआ है। इस रूम की अगर बात करें, इस रूम में इस कॉर्नर पे अगर मैं कोई चार्ज प्लेस कर देता हूं तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रूम के अंदर आएंगी, लेकिन आपको पता है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की भी तरफ जाएंगी, क्योंकि वो चार्ज बाहरी सरफेस है वो ओपन होगी कि नहीं? अब मैं क्या करूं, इस रूम के ऊपर एक रूम और बना दूं, इस रूम के पीछे एक रूम बना दूं, इस रूम के साइड में एक रूम बना दूं, या फिर इस रूम के एक साइड में रूम, फिर इसके पीछे एक रूम, दो रूम हो गए, ठीक है? उसके बाद आपको पता है कि अगर मैं सिचुएशन ड्रॉ करूं, ध्यान से सुनना, मुझे बताओ क्या नीचे वाले क्यूब में नीचे जाने वाली जो लाइंस हैं उनको 4 क्यूब से बंद किया जा सकता है कि नहीं? मतलब इस चार्ज को मुझे इस तरफ एक चार्ज, एक क्यूब लगा दूं, इस तरफ एक क्यूब लगा दूं, इस तरफ एक क्यूब लगा दूं, इस तरफ लगा दूं, इस तरफ लगा दूं, और इस तरफ एक क्यूब लगा दूं, ठीक है? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ 3 क्यूब लगा दूं। क्लियर है? तो आपको पता है कि मैंने एक बेस तैयार कर लिया, एक, 2 रूम, इसके पीछे तीसरा रूम, और उसके साइड में चौथा रूम। तो अब मुझे बताओ क्या चारों रूम के बीच में अब चार्ज आ चुका है? लेकिन चार्ज अभी ऊपर से खुला हुआ है, क्योंकि फील्ड लाइंस तो ऊपर भी जाएंगे। तो अब मैं इन्हीं 4 रूम के ऊपर एक एक रूम और बना दूं। अब मुझे बताओ क्या 8 रूम के अंदर बिल्कुल बीच में चार्ज आ गया? 8 रूम के बिल्कुल बीच में चार्ज आ गया। मतलब अगर मुझे उस चार्ज को कंप्लीटली इनक्लोज करना है, बिल्कुल बंद करना है, तो क्या मुझे ऐसे 8 रूम का यूज करना पड़ेगा? 8 रूम का यूज करना पड़ेगा। तो हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विथ 8 ऑफ द क्यूब? देयर इज, क्या लिखूंगा मैं बेटा? देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ 8 cube to enclose the charge। यानी इस चार्ज को कंप्लीटली इनक्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए आपको पता है 8 क्यूब की रिक्वायरमेंट है। एंड हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विथ 8 ऑफ द क्यूब? क्या? दैट इज q upon epsilon naught। ऐसा हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विथ 8 ऑफ द क्यूब? 8 क्यूब, दैट शुड बी 8 क्यूब ऑन epsilon naught, बिकॉज ऑफ 8 क्यूब के अंदर चार्ज रखा हुआ है, और 8 क्यूब के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है? दैट इज q upon this। तो how much flux associated one of its cube? That is flux associated with one of its cube, that should be equal to q upon 8 epsilon। Is this okay or not? Is this okay or not? तो इस टाइप से हम एक बात ध्यान रख रहे हैं, हमें यहां पे वो ईडीएस वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है।
तो कहीं ना कहीं गॉसियन सरफेस या गॉस थ्योरम जो है, वो गॉस थ्योरम बेटा कहीं ना कहीं आपको एक सिंप्लीफाइड वे में फ्लक्स कैलकुलेट करना सिखा रहे, एक सिंप्लीफाइड वे में फ्लक्स को मेजर करना सिखा रहे। ठीक है, ओके। तो इस टाइप से आपको फ्लक्स मेजर करना सीखना है। मैंने अगर आज के सेशन की बात करूं मैं आपसे, तो आज के सेशन में बेटा मैंने बोला ना कि शुरुआती सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे हम आगे लगातार बात करते रहेंगे, लगातार आपको वीडियोस देते रहेंगे। लेकिन आपको पता है कि आज के सेशन में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द क्लोज सरफेस रीजन, कि किसी चार्ज को अगर एनक्लोज कर दिया जाए तो उस एनक्लोज सरफेस रीजन के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होता है, उसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करना कहते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि सिचुएशन ये बन सकती है एनक्लोज करने की, सिचुएशन ये बन सकती है एनक्लोज करने की, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन बन सकती है एनक्लोज करने की ऑर्डर में, है ना। क्लियर बेटा, एनक्लोज करने का ऑर्डर, ये सरफेस, ये उसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और पॉसिबिलिटीज आपके पास ये। तो आप एक बात यहां से निकल के सामने आपके आवाज आई होगी कि यार जहां पे एक ऐसा सरफेस आप ड्रॉ कर पा रहे थे जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, तब तो आपके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान था। लेकिन जैसे ही आपके नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाती थी, तो आप एक ऐसा सरफेस ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे जिसके सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, जिससे आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती थी। इसी बात को आसान किसने किया, इसी बात को आसान किसने किया बेटा, गॉस ने। गॉस ने कहा कि अब हम एक काम करते हैं, सरफेस एरिया, एनक्लोज सरफेस एरिया डिपेंडेंसी को कर देते हैं खत्म, एनक्लोज सरफेस एरिया डिपेंडेंसी को कर देते हैं खत्म, और अब केवल फोकस करते हैं कि यार वो चार्ज जो है जिसे इनक्लोज किया गया था उस पर फोकस करते हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आप अंदर रखे चार्ज पे फोकस करो, उसके आधार पे आप फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट इज, दैट इज q upon epsilon नॉट। हाउ मच फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट इज q upon epsilon नॉट। दोनों का सरफेस एरिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लक्स होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया होता है, यानी कौन सा सरफेस एरिया आपने ड्रॉ किया उस पर कोई निर्भरता नहीं होती है। इसके अलावा दो तीन चीजें हमने यहां पे एग्जांपल ली, फिर मैंने इसका प्रूव भी किया कि यार देखो अगर एक जनरल वे में आप इससे रिजल्ट निकालोगे तो q upon epsilon नॉट मिल रहे थे, और आपको पता है कि अगर आप डायरेक्ट इसके रिजल्ट निकालते तब भी q upon epsilon नॉट ही मिल रहे थे। ठीक है, उसके बाद ये मैंने क्यूब का एक एग्जांपल दिया। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के ये कुछ तरीके हैं जहां पे हमें थोड़ा सा बहुत बात करनी है। ठीक है, तो सेशन में आगे लगातार बात करते रहेंगे, लगातार बने रहेंगे। इसके बाद गॉस थ्योरम से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं वो लगातार डिस्कशन में हम लेंगे। तो आज के सेशन में हम यहीं तक, और अगली बात हम रखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के सेशन में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहिए, प्रीवियस लेक्चर्स देखते रहिए। इस पे मैं धीरे धीरे करके कुछ अच्छे वीडियो और बिल्ड करते जाऊंगा इनके पैरेलल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है पहले थ्योरी पढ़ लेना, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, सो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।